किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। कृषि दर्शन की प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के विषयों पर। खबरें खेती की, मौसम की जानकारी, साथ में वर्तमान में जैविक खेती की क्या उपयोगिता है, इस विषय पर आपको जानकारी देंगे। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती से। धान का पुआल जलाने से भूमि एवं पर्यावरण प्रदूषण, देसी गायों में दूध उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास और धान की नई प्रजाति से मिलेगा अच्छा उत्पादन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुमलता। अब खबरें विस्तार से। धान की कटाई के उपरांत धान की पुआल को किसान भाई खेत में ही जला देते हैं, जो ना तो पर्यावरण के लिए सही है और ना ही किसान भाइयों आपकी भूमि के लिए। इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रणधीर सिंह ने। आजकल धान की कटाई चल रही है और हम देख रहे हैं कि जो किसान भाई हैं, जो फसल अवशेष हैं धान के, उनको जला रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या नुकसान है। आप न केवल अपने जो पोषक तत्व हैं जो मिट्टी में मिल जाने चाहिए, जो अगली फसल को फ़ायदा पहुंचाएंगे, उसको नष्ट कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे अच्छे कीड़े मकोड़े हैं उनको भी नष्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको हम सलाह देते हैं कि ये जो फसल अवशेष हैं इनको बचा कर रखिए। इनको जब आप अपने खेत में मिलाएंगे तो उससे आपकी जो उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि होगी और जो पोषक तत्व हैं उनका भी काफ़ी अच्छा असर इस पे पड़ेगा और जो वातावरण को नुकसान होने वाला है उससे भी छुटकारा मिलेगा। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को जैसे अस्थमा की बीमारी हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए आप अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आपको चाहिए कि आप फसल अवशेषों को ना जलाएं। देसी गायों में दूध उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों के मद्देनजर नई दिल्ली में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके अनुसार जल्द ही इस विषय पर कार्यप्रणाली विकसित की जाएगी। देसी गाय गुणों का खजाना है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से देश की इस बहुमूल्य विरासत की अनदेखी के कारण देसी गाय की संख्या में गिरावट आई है। किसानों के बीच देसी गाय की मांग अब बढ़नी शुरू हो गई है। इसे और अधिक लोकप्रिय करने तथा आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी बनाने के लिए देसी गायों में दूध उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नेशनल एकेडमी ऑफ वेटेरिनरी साइंस, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल तथा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज द्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने सभी वैज्ञानिकों और अन्य भागीदारों को संबोधित करते हुए कहा, पहली बार सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नाम से, हम जो स्वदेशी गाय कह सकते हैं, आप अपनी देसी गाय या इंडिजिनस कैटल जो है उसको बढ़ावा देने की योजना है। क्योंकि आज भी 73% देसी गायें, जब तक हम उनको बढ़ावा नहीं देंगे, उनका दूध का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, पूरे देश में दूध का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। तो कहीं ना कहीं अब सरकार की जो पॉलिसी रहेगी वो देसी गाय को बढ़ा देने की रहेगी। देश में किस तरह का गोवंश होना चाहिए, हम लोगों के लिए क्या जरूरी है, हमारा जलवायु क्षेत्र कैसा है, उसके अनुसार कैसी हम लोगों को गाय चाहिए, वो प्रकृति में पहले की तरह थी। जो बीच में ब्रेक हुआ है, लगभग 35 साल हमने जो है ये क्रॉस ब्रीडिंग पे काम किया है और उस क्रॉस ब्रीडिंग के क्या नुकसान हुए हैं। एक तरफ दूध का प्रोडक्शन तो बढ़ा है, जैसे अनाज का प्रोडक्शन हरित क्रांति के बाद बढ़ा, लेकिन उसके कारण हमारी जो उर्वरा शक्ति है ज़मीन की वो घटी है। पानी का क्षेत्रफल, पानी नीचे गया है और बहुत सारे नुकसान हुए हैं। उसी तरह से गौपालकों में भी जो गौपालन हुआ है उसका भी बहुत नुकसान हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, अपनी देसी नस्लों को अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हम कैसे और उसको आगे उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, खाली दूध देने वाली नहीं, दूध के साथ साथ जो बाकी और नस्लें हैं, जो छोटी छोटी गाय हैं, किसानों के घर से जाती हैं, ऊपर पहाड़ों पर जाती हैं, चर के आती हैं, शाम को उसके बच्चों को 2 किलो दूध देती हैं, तो क्या उन नस्लों को सुधारने का हमारा दायित्व तो नहीं है? उनको भी सुधारने की तरफ हम इस वर्कशॉप में आगे बढ़ेंगे और आगे काम करेंगे।
इस कार्यशाला में हमने देश भर के उन सभी वैज्ञानिकों को बुलाया है जो देसी गऊ के इम्प्रूवमेंट और संरक्षण पर काम कर रहे हैं। हमने कुछ NGOs को बुलाया है जो देसी गाय के संरक्षण पर काम कर रहे हैं। हमने गौशालाओं के कुछ प्रतिनिधियों को बुलाया है, पॉलिसी मेकर्स हैं, पशुपालन विभाग है और स्टेट गवर्नमेंट से भी ऑफिशियल्स आए हैं। और आज हम जो है इस बात पर विचार कर रहे हैं और एक रोड मैप बनाएंगे कि किस तरह से देसी जो हमारी गाय है, खासकर हमारे विभिन्न प्रदेशों में जो नॉन डिस्क्रिप्टिव 1 आधा लीटर 2 लीटर 3 लीटर जो देने वाली जो गाय हैं, उनका दूध उत्पादन कैसे बनाया जाए। पिछले साल विकसित की गई धान की नई प्रजाति पूसा बासमती 1509 का उत्पादन कैसा होगा और इसके क्या फायदे हैं, जानते हैं विशेषज्ञ से। किसान प्रीतम सिंह के खेत में खड़े हैं जहां पे पूसा बासमती 1509 की काश्त ये कर रहे हैं। ये किस्म हम लोगों ने पिछले वर्ष निकाली थी, 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये झड़ती नहीं है, गिरती नहीं है और करीब 25 दिन पहले पूसा बासमती 1121 से पक करके तैयार होती है, तो पानी की काफ़ी बचत होती है। हमारा सुझाव ये हमेशा रहा है किसानों को कि इसकी रोपाई 20 जुलाई के बाद करें। और जिस खेत में हम अभी खड़े हैं इसकी रोपाई प्रीतम सिंह ने बताया कि 2 अगस्त को की गई है और इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इतनी अच्छी फसल है जिसमें कम से कम 27 से 28 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार होगी और बहुत ही साफ़ सुथरी फसल है, बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इसमें जो इस तरह से भी फसल का प्रबंधन इन्होंने किया है बहुत काबिल तारीफ़ है। और इनके पास पूसा बासमती 1121 की भी फसल है जो कि इन्होंने सीधी बिजाई में, धान की सीधी बिजाई और गेहूं में 0 टिलेज, ये प्रक्रिया पिछले करीब 5 वर्षों से कर रहे हैं और इनकी पैदावार जो रोपाई का धान होता है उसे किसी माने में कम नहीं होती है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो पानी की जहाँ तक बचत हो रही है जो कि एक बहुत बड़ा मूल्य सबसे ज़्यादा अगर किसी इकाई का है कृषि उत्पादन में तो पानी है जिसको हमें बचा करके रखना है। मैं अपनी तरफ से इनको साधुवाद देता हूं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इनकी फसल में एक भी कहीं कोई खरपतवार नहीं है, कहीं कोई दूसरे फसल का पौधा नहीं है। इस तरह की फसल अगर आप किसान भाई अपना बीज अगले साल के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारा उनसे अनुरोध है कि इस तरह से वो अच्छी तरह से फसल की देख रेख करें। नई जो बासमती की किस्म जो बनाई है हमारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर AK सिंह और उनके कुलीग्स ने, उनके स्टूडेंट्स ने, कि ये कितना अच्छा चल रही है और इसको देखकर लगता है कि हमें बहुत प्रोग्रेस मिली है और फार्मर्स ने इसको बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया है। तो ये वैरायटी थोड़ा समय भी कम कर रही है पकने में और इसकी डायरेक्ट सीडिंग भी हो रही है। तो ये बहुत अच्छा एक हमारी पब्लिक सिस्टम से जो रिसर्च निकली है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है और ऐसे उदाहरण और भी बने, यही मेरी ख्वाहिश होगी। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफ़ी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में उत्तर पूर्वी राज्यों में तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में बारिश हो सकती है और अगले 48 घंटों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, बात करते हैं जैविक खेती की। जैविक खेती उसको कहते हैं जिसमें रासायनिक खादों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी किस्म का केमिकल फसलों पर नहीं छिड़का जाता, चाहे इंसेक्टिसाइड हैं या पेस्टिसाइड हैं। आज के समय में इसकी बहुत ही उपयोगिता है। जैविक खेती कुछ किसान भाई कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं। कौन सी ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली है जिसको अपनाकर आप जैविक खेती कर सकते हैं? अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने वरिष्ठ साथी RS सांगवान जी के पास, जो विस्तार से इसकी जानकारी दे रहे हैं। हमारे देश ने पिछले 50 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है, लेकिन रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से उत्पादन तो जरूर बढ़ा है, लेकिन इसके उत्पादन में जहरीले तत्वों की मात्रा भी बढ़ी है, जिसका मनुष्य व पशु पक्षियों के स्वास्थ्य और भूमि की उर्वरता पर भी बुरा असर पड़ा। मिट्टी यानी मृदा की उत्पादकता को सतत बनाए रखकर और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग कर कृषि लागत में कमी करके फसल उत्पादन को बढ़ाने एवं पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में जैविक कृषि पद्धति बहुत ही कारगर है। जैविक खेती एक सस्ता एवं टिकाऊ साधन है। इसके अंतर्गत सस्य क्रियाएं, पोषण प्रबंधन, कीट एवं शाकनाशी प्रबंधन शामिल हैं। जैविक खेती द्वारा किसान कम से कम लागत लगाकर भूमि, पानी और पर्यावरण को बगैर नुकसान पहुंचाए निरोग फसलोत्पादन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब सही समय आया हुआ है कि हम जैविक खेती करने की सोचें। और वजह या कारण क्या है? कारण ये है कि जो सॉइल हेल्थ है या भूमि का जो स्वास्थ्य है वो इतना ख़राब हो गया कि उत्पादन में ठहराव आ गया है। खाद डालते रहो, खर्चा बढ़ता रहेगा, लेकिन उत्पादन उतना नहीं मिलता। अब किसान की जोत भी छोटी हो रही है। अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा और ख़र्चा बढ़ेगा तो गुजारा होना मुश्किल है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि जैविक खेती अपनाएं और उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या कुछ समझना पड़ेगा, क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिए आज हमारे पास आए हुए हैं डॉक्टर डी कुमार साहब। डॉक्टर कुमार साहब, एक तो मोटी बात ये आती है कि परिभाषा का ठीक से पता नहीं जैविक खेती है क्या किसान को, और साथ के साथ ये भी भ्रम है कि जैविक खेती अपनाएं और रसायनों का इस्तेमाल कम करेंगे तो उत्पादन में कमी आ जाएगी। तो इसमें कहाँ तक सहमत हैं इसकी किसान की सोच से? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो जैविक खेती है ये जीवन का दर्शन है, इसमें जीवन का अंश है और जीवों के द्वारा ही कई गई खेती को ही हम जैविक खेती कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का जो आज के समय पर हम रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो जहर के दवाइयों के रूप में जो जहरों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कीट और ये कीट पतंगों का हम कंट्रोल करते हैं, तो जैविक खेती में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहाँ पे केवल जीवन है और जो हमारी जो प्राकृतिक दशा है वो केवल जैविक ही है। तो इसमें अगर हम इसको संक्षेप में ये बताएं कि जो जैविक खेती है, जो रसायनों की खेती जो हम आज अपना रहे हैं,
जिनके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। आपने ये सही बताया कि जो हम खेती कर रहे हैं रासायनिक खेती, इससे हमारी पैदावार में भी स्थिरता आई है और इसकी लागत भी बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से इससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ साथ पर्यावरण के साथ साथ जो हमारा स्वास्थ्य है ह्यूमन बींग्स का, सभी लिविंग्स बींग का, वो स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही है। तो जो जैविक खेती है, जैविक खेती के माध्यम से, जैविक खेती को अगर सरलीकरण में कहा जाए तो हम सरलता से जटिलता की तरफ हम रासायनिक खेती के माध्यम से आए हैं, लेकिन हम जब जैविक खेती की बात करते हैं तो जटिलता से फिर पुनः सरलता की तरफ आने को हम जैविक खेती कहते हैं। इसमें प्रकृति और पर्यावरण को स्वच्छ और सुदृढ़ रखते हुए जमीन की सजीवता, जल की गुणवत्ता, जैव विविधीकरण पर ध्यान देते हुए स्थायी खेती करने के लिए इन जीवंत जमीन को जीवंत मानते हुए उसकी उत्पादकता शक्ति को बनाए रखते हैं, जिससे कि जल की गुणवत्ता भी सुधरती है और जैव विविधता को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरह से जो जैविक खेती है ये केवल प्राकृतिक खेती है। और मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो खेती है, जहाँ खेती का जब हम नाम लेते हैं तो ये पूर्णतः प्राकृतिक ही है, पूर्णतः प्राकृतिक है। इसमें वैसे देखा जाए तो किसी भी बाह्य आदानों का इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो केवल हमारे जो अगर इसको देखा जाए तो जो सूर्य है, जो पूरे ब्रह्मांड में हमारा ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो फसलों द्वारा एग्रीकल्चर के माध्यम से उस एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर हम एनर्जी के रूप में सभी जीव जंतुओं अपने सभी के लिए भोजन के रूप में दिया जाता है। डॉक्टर कुमार, अभी आपने जिक्र किया प्रदूषण का, मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहूँगा कि प्रदूषण इस हद तक हो गया, हमें ये नहीं पता क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सांस में जा रहा है, इतना बढ़ गया। और ये सबसे ज़्यादा देन रसायनों की है, किसी रूप में भी हो, चाहे कीटनाशक है, चाहे रासायनिक खाद है, चाहे दवाइयाँ हैं, चाहे सड़क का प्रदूषण है, कुछ भी कहो तो देन तो उसी की है किसी न किसी शक्ल में। अब सवाल ये आता है इसे पीछा कैसे छुड़ाएं। जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पे बीज का ट्रीटमेंट या उसका उपचार करते हैं, तो जैविक खेती में अगर उपचार करना हो बीज का, क्योंकि ज़मीन हमारी ऐसी होगी जैसे बीमार आदमी का हाल होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं आज, वो तो चल रहा है, एक बीमार आदमी को चलाते हैं ना, ऐसे भूमि भी चल रही है बस। लेकिन बीज का अच्छा उत्पादन लेने के लिए बीज का कैसे उपचार कर सकते हैं, कोई आपकी विधि है इसमें जैविक खेती में? हाँ, जैसा कि आपने बीज के उपचार के बारे में बताया, तो हम सभी जानते हैं कि जैविकता की तरफ ही हमारा प्रयास जैविक खेती में होता है। तो इसमें सभी मूल रूप से ज़मीन की जो सजीवता है उसके ऊपर ही बल दिया जाता है। जो बीज उपचार की बात है तो निश्चित रूप से वो भी हमारे इसी तरह के जो आदान है उसी के माध्यम से बीज उपचार किया जाता है। इसमें हम बीजों के उपचार और ज़मीन की सजीवता बढ़ाने के लिए हमारे जैव उर्वरकों का इस्तेमाल हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, जिससे कि बीज उपचार किया जाता है। उससे बीज द्वारा लगने वाली जो बीमारियां हैं उसको कंट्रोल होती है। साथ ही साथ जो जीवामृत है वो भी कुछ हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं, उसके माध्यम से हम जीवामृत तैयार करते हैं, जिसमें गाय का हमारा गोबर होता है और कुछ अन्य गाय के जो उत्पाद हैं उन्हीं के माध्यम से बना जाता है। कुछ हमारे नीम या जो प्राकृतिक रूप से जो वृक्ष या झाड़ियाँ कुछ होती हैं, सर्ब्स होते हैं, उन्हीं के माध्यम से ही उसको जीवामृत को तैयार किया जाता है, जिससे कि जो बीजों द्वारा जो बीमारियाँ लगी जाती हैं उसको बीज बुआई से पहले बीज लेपन कर देते हैं और उसके बाद में बिजाई कर देते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा इसको हम करते हैं। कुमार साहब, अब अगली बात ये आती है कि किसान को ये तो पता है कुछ रोग आ गए, जैसे मेरा तो अपना विचार है, चाहे मैं गलत हूँ जी, कि ये जो कैंसर है, एड्स है, ऐसी भयानक बीमारी भी प्रदूषण की मार्फत और ये रसायनों की मार्फत आदमी के शरीर में, पशु में और भूमि में सब आ गया है ये। तो इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक उत्पाद हमने बना लिया, मार्केटिंग का कोई प्रबंध नहीं, मुझे आपको पता लग गया कि आप ऐसा अनाज पैदा करते तो मैं आकर ले आऊँ, पर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जैसे मंडीकरण होता है जहाँ पर सब्जियाँ भी आते हैं, फल भी आते हैं, अनाज भी आते हैं, ऐसी व्यवस्था अब तक नहीं बनी है। इसका क्या कारण है?
इसका मुख्य रूप से कारण यही था कि जैविक खेती का मार्केट कहाँ होगा, कैसे मिलेगा, लोगों में यही भ्रांतियाँ थी। लेकिन अब इसका निदान सरलता से ढूंढ लिया गया है। इसमें जो भारत सरकार है, हमारा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के माध्यम से एक योजना भी चलाई जा रही है जिसे PGS कहते हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम कहते हैं। यानी कि किसान अपने गाँव में ही अपने किसानों का एक 5 से लेकर 15, 20, 50 जितने भी किसान हो सकते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में ही अपने एक समिति बनाते हैं जो कि हमारी जो जैविक खेती के जो स्टैंडर्ड्स हैं, नियम हैं, उनका पालन करते हैं और उसको सख्ताई से लागू करने के लिए भी उन्हीं के बीच से ही किसानों का चयन किया जाता है कि वो एक दूसरे किसान का वो निरीक्षण करते हैं, जिससे कि जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए और पालन के उपरांत में जो उत्पाद हो वो पूर्ण रूप से जैविक हो। तो उसके लिए ग्रुप बनाने के बाद में अपने ग्रुप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जिसमें कि साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन या आपका सर्टिफिकेशन की भी कोई कॉस्ट नहीं आती है। बस केवल इतना ही करना है कि अपना एक ग्रुप बनाए, ग्रुप में एक उसके जो नियम हैं उसको अपनाएं और उसको रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है या हमारे जो रीजनल सेंटर से अभी 6 जगह और हैं, जबलपुर है, बेंगलोर है, भुवनेश्वर है, इम्फाल है और आजकल हिसार का सेंटर हमारा चंडीगढ़ में, पंचकुला में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो वहाँ पर वहाँ संपर्क करें और वहाँ अपनी संस्था या अपने किसानों के ग्रुप को रजिस्टर करें, जिससे कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के तहत वो अपना जैविक उत्पाद पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम इस तरह का ये क्रिया अपनाएंगे तो एक डाटाबेस भी तैयार रहेगा और ये पता रहेगा कि हम कौन कौन लोग हमारे देश में जैविक खेती कर रहे हैं, जिससे कि चूँकि इसकी मांग तो बहुत है लेकिन ना मांगने वाला वहाँ तक पहुँच पाता है और ना ही किसान हमारा जो है वहाँ तक पहुँच पाता है। तो इसका एक जो माध्यम का कार्य है वो इस संस्था के माध्यम से वो किया जाता है। साथ ही साथ अभी सरकार एक और मतलब इस तरह का भी विचार कर रही है कि मंडी स्तर पर भी इस तरह का कुछ मार्केटिंग का प्रावधान हो, जिससे कि जो किसान है अपना जैविक उत्पाद करे और मंडी के माध्यम से उसको अपना विपणन कर सके, जिससे कि उसको अच्छा अपना उसका कीमत भी मिल पाएगी और उसको लाभ होगा। जब हम डॉक्टर साहब रासायनिक खाद से पीछा छुटवाना चाहें, मान लो एकदम तो नहीं, धीरे धीरे, तो जैविक खाद कौन कौन से हैं? बायो फर्टिलाइज़र वगैरह काम दे जाएंगे? जैसे ये वर्मी कंपोस्ट है, PSB है और ये दूसरे हरी खाद है, कुछ ऐसे ये राइजोबियम वगैरह हैं, इनके बारे में क्या विचार है आपका? सही, निश्चित रूप से जब हम जैविक खेती अपनाते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि जो रसायन खाद है उनका हम विकल्प कैसे तैयार करेंगे। जी। तो विकल्पों के रूप में जैविक जो जीवाणु खाद या जैव उर्वरक हैं वो तो बहुत पहले से ही इस्तेमाल होते आ रहे हैं। हाँ। साथ ही साथ अभी जो चूँकि हमने जैविक मृदा की सजीवता की बात की है, चूँकि मृदा में कुछ इस तरह की शक्ति होती है सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से जो पौधों को जो पोषक तत्व होते हैं वो प्राकृतिक रूप से स्वयं ही उपलब्ध कराते हैं। तो उनके लिए जैव उर्वरक हमारे जो है इस्तेमाल किया जाते हैं पहले से, जैसे कि राइजोबियम है वो दलहनी फसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एजोटोबैक्टर है, एंजियोस्पर्म है वो सीरियल्स के इस्तेमाल नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, PSB है वो फॉस्फेट को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इस तरह से और भी आजकल जैव उर्वरक आ रहे हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट तक भी उपलब्ध कराते हैं और मिक्सचर भी आजकल आ रहे हैं कि हम तीनों का एक तरह से एक ही कम्बिनेशन में एक ही जैव उर्वरक के रूप में दें, ताकि वो ज़मीन में हम बीज के माध्यम से या किसी सॉइल ट्रीटमेंट के माध्यम से तो ज़मीन की जो जैविकता है वो जीवाणुओं के माध्यम से वो सजीव हो जाए और उनकी ताकत को बढ़ जाए। साथ ही साथ ये तो एक तरीका हुआ, साथ ही साथ हमें ज़मीन में चूँकि ह्यूमस को बढ़ाना होता है, कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाना होता है, चूँकि कार्बनिक पदार्थ जीवों का ही सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है, तो अगर ये सजीव हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनकी जो क्रिया है वो बढ़ जाती है। इसको बढ़ाने के लिए और भी कई माध्यम हैं। हम क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं, हम जो ग्रीन मैन्योरिंग है उसको भी अपनाते हैं हम, और जब इसका जो साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अपनाते हैं। और जैविक खेती में जो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एक ही साथ कई फसलों का चयन करते हैं, जिसमें कि हम ऊंचाई के हिसाब से लें या जो उसकी ज़मीन की पोषकता को बढ़ाने के हिसाब से लें। इस तरह से हम मल्टी लेयर्स में मल्टी क्रॉपिंग करने के बाद में
हम इस तरह के लेते हैं कि हम, और ध्यान हमारा ये रहता है कि हम जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका इस्तेमाल कर सकें और हम अपने भोजन को और अपनी ज़मीन को हम उपजाऊ बना सकें। अपने जो भोजन है जो हमारा इसके जैविक खेती के माध्यम से मिलता है वो अधिक पौष्टिकतापूर्ण हो और स्वास्थ्यवर्धक हो, जिससे कि जो भी उसको खाएगा तो निश्चित रूप से जो बीमारियां हैं और जो तरह तरह की बीमारी हम रसायनों के इसके इस्तेमाल करने से जो हमें प्रभावित कर रही है उनसे छुटकारा मिलेगा। और अगर हम जैविक खेती अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं, अपने स्वास्थ्य को स्वच्छ रखेंगे और पूरा का पूरा हम जो सिस्टम है उसको हम स्वस्थ और सुदृढ़ रखते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपना जैविक खेती को अपनाएं। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, इसमें तो केवल इतना है कि हम सरलता से जटिलता की तरफ गए थे और अब पुनः जटिलता से सरलता की तरफ आते हैं। इसी को जैविक को अपना के हम ही हम अपने सिस्टम को भला कर सकते हैं। डॉक्टर कुमार, जो आपने इतनी सरलता से अपना जैविक खेती के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे आज्ञा चाहते हैं कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।